देखिए, कल हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी स्टोरी पढ़ रही थी कि कैसे आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दो तीन बातें लिख लीजिए। वैसे आपको रिटर्न नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। बाकी रिटर्न जो नोट्स हैं मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको रिटर्न नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन सीखने के लिए कुछ बातें दिमाग में रहे, इसलिए क्लास के साथ थोड़ा पेन चलाते रहना कि भाई कोई भी बात लगी उसको नोट आउट, यानी कोई छूट रही है ये, जो भी अच्छी लगे उस बात को आप लिख लो। कि पहला, कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कितने दिन, 2 इयर्स, के भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। 18 दिन में तैयार हुआ। ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि पहला संविधान सभा का अध्यक्ष डॉ सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे। और दूसरा, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, फर्स्ट इलेक्टेड चुने हुए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे। ठीक है। दोनों क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट कौन सा है, और राजेंद्र प्रसाद कौन सा है, पहला है लेकिन इलेक्टेड चेयरपर्सन। आगे बात समझ में की। तो ध्यान रखना, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें देख लेना कि नेचर क्या है, कई बार कंफ्यूज कर देता है। कई बार फर्स्ट पूछता है, कई बार इलेक्टेड फर्स्ट पूछता है। तो वही थे, लास्ट तक भी वही थे, फर्स्ट और लास्ट। तो वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है ना। तो पहला सच्चिदानंद सिन्हा थे जो सबसे सीनियर थे, है ना। फिर उसके बाद में सेकंड, कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सॉरी, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या लिखा, चेयरपर्सन ऑफ इज श्री, सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर थे। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले उद्देशिका को कब जोड़ा गया, उद्देशिका को कब जोड़ा गया, सॉरी, और इसको किसने संबोधन किया था। तो लिखिए आंसर, कि प्रेम्बेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
was announced by पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मत लिखना, आगे बार कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जिस दिन इसने संबोधन किया था उस दिन ये क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, नहीं कि प्राइम मिनिस्टर। कहीं आप लिख दो कि बहकावे में आके माननीय प्रधानमंत्री पंडित का, तो उस दिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। तो उसके बाद में नेक्स्ट कि प्रेमबेबल संविधान में कब जोड़ी गई, 25 जनवरी 'प्रेम्बेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन' mentioned in constitution कब, 25 जनवरी 1949, 1949 को। 25 नवंबर 1949, नवंबर सॉरी 25 नवंबर 1925 नवंबर 1949, यानी पहली रात को, जिस दिन संविधान क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, उसकी फर्स्ट नाइट। ठीक है, अब संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या क्या है। तो उद्देशिका के अंतर्गत कोई भी एक्ट बनता है तो उसका पर्पस दिया जाता है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो किस पर्पज के लिए बनाया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो किस पर्पज के लिए बनाया है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बेबल है उसमें बहुत सारी बातें दे रखी है कि किस ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका में, प्रेम्बेबल में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हम वी वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान का क्या है, सोर्स है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का सोर्स या स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चलो पहली बात हो गई। दूसरा ये पूछते हैं कि जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो किस में निहित होती है, यानी भारत में सॉवरेंटी या संप्रभुता किस में निहित है। तो ध्यान रखना, केवल अगर सॉवरेंटी वर्ड है तो ये है हम भारत के लोग। अगर केवल सॉवरेंटी वर्ड आता है, संप्रभुता वर्ड आता है, और अगर सॉवरेंटी के आगे वर्ड लिखा हुआ है, लीगल सॉवरेंटी लिखा होता है, वैदिक संप्रभुता लिखा हुआ है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गई। केवल अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि इंडिया में सॉवरेंटी किसमें निहित है, तो वे पीपल ऑफ इंडिया में, भारत के लोगों में। और अगर वर्ड दे दिया क्या, लीगल सॉवरेंटी किसमें है, तो हम किसमें लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बात समझ। तो यहां से दो क्वेश्चन कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सॉवरेंटी किस में नहीं। ठीक। फिर दूसरी चीज है, पहली बात हो गई, फिर उसके बाद में दूसरा ये है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में जो भारत को देखना चाहते हैं, यानी इंडिया को हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का इंडिया बने। तो उस इंडिया की क्या नेचर कैसी हो, ये हम तय कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, स्टेट कैसा बनेगा भारत। तो इन्होंने कहा कि जो स्टेट बनेगा वो कैसा बनेगा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉरी डेमोक्रेटिक, कैसा बना रहे हैं हम भारत को, कैसा बना रहे हैं, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हम भारत को बनाना चाहते हैं। और कैसे, कैसे बनाना चाहते हैं, हवा में नहीं, दृढ़ संकल्प लेकर। कैसे, हम भारत को, ये क्या हो गया, हमारे स्टेट का नेचर या स्वरूप आ गया कि हम इस प्रकार का बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और कैसे, दृढ़ संकल्प लेकर, हैविंग सोलेमनी रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि दृढ़ संकल्प लेकर के हम भारत को कैसा बना रहे हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस प्रकार का हम देश बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि सेक्युलर स्टेट कौन सा होता है, सोवरेन स्टेट सॉरी कौन सा होता है, तो सो है कि भाई जो भी देश अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी बनाने के लिए सक्षम होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब देखो, जिस दिन हमें आजादी मिली थी, ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित हुआ था और उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947। और उस एक्ट में एक बात लिखी थी कि हम भारत को आजाद तभी करेंगे जब भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बनेगा, यानी राष्ट्रमंडल का मेंबर बनेगा। कॉमनवेल्थ जानते हो, होती नहीं, कॉमनवेल्थ के गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ जानते हो, वो कंट्रीज जो इंग्लैंड की गुलाम रही हैं उनका जो ग्रुप है उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और इंग्लैंड क्यों,
ये बात डाली क्योंकि उसने क्या कहा था कि हम पहले इनमें क्या करेंगे, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे और फिर उसके बाद। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर इसलिए बना रहे थे कि जिसको भी दिक्कत है डेमोक्रेटिक सरकार चलाने में वो हमारी सहायता ले सकते। ठीक। तो इस तरफ से फिर हमने मजबूरी थी, साइन तो करना ही पड़ा उस बात पे, और कॉमनवेल्थ का मेंबर भी बने। तो लोगों ने ये बात उठाई कि भारत की सॉवरेंटी तो कहाँ, इंग्लैंड के पास है। इधर तो इन्होंने मना कर दिया, दूसरा कॉमनवेल्थ का सदस्य बन के अपनी सॉवरेंटी किसको दे दी, इंग्लैंड को दे दी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में ये कहा कि ये जो संप्रभुता है ना भारत की, ये भारत में निहित है। कॉमनवेल्थ का सदस्य बनकर हम इसकी संप्रभुता को किसी को नहीं दिया है, और जिस दिन हमारा मन करे उस दिन हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता का त्याग कर सकते हैं। इसलिए भारत क्या है, सॉवरन स्टेट है, संप्रभु स्टेट है। तो सॉवरेंटी समझ में आ गया पहला वर्ड। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें मैं रिटर्न में आपको अवेलेबल करूंगा। ये तो हो गया सॉवरन। फिर उसके बाद में आता है दूसरा, सोशलिस्ट, समाजवाद। तो सबसे पहला जो सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ये वर्ड जोड़ा गया। कौन सा, सोशलिस्ट, समाजवादी। कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सोशलिस्ट स्टेट कौन से होते, तो सोशलिस्ट स्टेट वो होते हैं जिसमें प्रोडक्शन के या मैन्युफैक्चर के जो भी साधन होते हैं, मीन्स होते हैं, वो सरकार के पास ज्यादा और प्राइवेट व्यक्तियों के पास कम होते हैं। उसका रीजन क्या था, है कि भाई अगर सरकार के पास में ज्यादा रहेंगे तो सरकार जो पैसा कमाएगी किस पे खर्च करेगी, जनता पे, डेवलपमेंट पे। और अगर प्राइवेट व्यक्ति खरीदेगा तो, इसलिए सोशल है ना। फिर उसके बाद में 1979 में एक केस आया जिसका नाम था एक्शन वियर, नहीं, एक्शन वियर वर्सेज, सॉरी, एक्शन वियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जिसमें इसे क्या किया गया, सोशलिस्ट वर्ड को कंफर्म किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड को क्या किया गया, संवैधानिक माना गया। ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो सोशलिस्ट की है इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, इसका जनक कौन है, सोशलिज्म का जनक कौन है, जन्म देने वाला कौन है, किसकी थ्योरी है ये, मॉन्टेस्क्यू की सर। मोंटेस की तो बेटा डिवाइडेशन की थ्योरी है। सर कार्ल मार्क्स तो ठीक है। ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स अंग्रेजियों में जो कैपिटलाइजेशन था उसका दुश्मन था। वो कह रहा था कि जनता के साधन एकत्रित नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों में बंटने चाहिए। आगे बात समझ। वो कहता है मजदूर हो एक हो जाओ। ठीक। इसी प्रकार इंग्लैंड में को, सॉरी,
ये तो थ्योरी कहां से आई? अमेरिका में, कार्ल मार्क्स की, है ना। उसके बाद में चाइना में किसकी है? माओ की। सोशलिस्ट की थ्योरी किसकी है? माओ की। और भारत में ये थ्योरी के लिए किसने दी थी? महात्मा गांधी। गांधी। किसने दी? महात्मा। अब जो सोशलिज्म हमने अपनाया वो कंफ्यूज हो गए। अब हम एक तरफ तो हमारे यहाँ पर अंबानी भी है, अडानी भी है, दूसरी तरफ भारत पेट्रोलियम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, दोनों ही है। तो कहा हम चल कहाँ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा कि हमारा जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन। कहीं पर भी जा सकते हो, हमारा कोई ठिया नहीं है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो कई बार पूछ भी लेते हैं कि कौन से केस में ये कहा कि भारत का समाजवाद क्या है, कार्ल मार्क्स और उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये किसने कहा? डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, है ना। फिर एक वर्ड आया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या था? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष। देखो हिंदी में इसे धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं यूज किया, कौन सा वर्ड यूज किया है? पंथ निरपेक्ष। और कब जोड़ा गया है ये? 42nd जन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक। कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई एक बात बताओ, संविधान में क्या वर्ड दे रखा है? जैसे आपसे पूछ लिया कि चलो संविधान की उद्देशिका सुनाइए, तो आपने कहा कि भाई संविधान की उद्देशिका ये है कि हम भारत के लोग भारत को दृढ़ संकल्प होकर के क्या बना रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अगर इंग्लिश में बोल रहे हो तो सेक्युलर है वो, न तो पंथ निरपेक्ष भी है, धर्म निरपेक्ष भी है, लेकिन हिंदी में वर्ड क्या यूज कर रखा है? पंथ निरपेक्ष। तो कई बार आपको इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट मिल गया आपको, तो ये पूछ लेता है एक बात बताओ, ये पंथ निरपेक्ष क्यों, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं? तो पंथ निरपेक्ष वर्ड ही क्यों यूज किया, धर्म निरपेक्ष वर्ड क्यों नहीं यूज किया? सर ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। हाँ हाँ। और उन्होंने पंथ यूज इसलिए किया था कि छोटे हम पंथ को भी मान्यता नहीं देंगे कि राज्य धर्म को ही नहीं पंथ को भी छोटी उसको भी मान्यता नहीं देगा। बिल्कुल। देखो यहाँ दो मान्यता थी। एक मान्यता तो ये कहती थी कि भाई पंथ निरपेक्ष इसलिए कि क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। आगे बात समझ। तो वो सरदार थे और सरदारों में धर्म को पंथ वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए पंथ वर्ड यूज किया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हर धर्म को देख लीजिए, चाहे कोई सा ही हो, हिंदू धर्म है वो पंथों में डिवाइड है, जैसे शैव और वैष्णव हिंदू धर्म के दो मुख्य पंथ। इसी प्रकार मुस्लिम वर्ड की शब्द की उनकी बात करें धर्म की, तो सिया और सुन्नी। इसी प्रकार ईसाई धर्म की बात करें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आगे बात समझ में। तो हर धर्म क्या है? पंथों में डिवाइड। और अगर हम ये कहते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, तो इसका मतलब पंथ के लिए तो मना किया ही नहीं। पंथ हो सकता, लेकिन जब हम छोटी इकाई के लिए मना कर दे कि पंथ है ही नहीं,
धर्म तो अपने आप ही शामिल नहीं होगा। इसलिए धर्म ना लेकर के धर्म की छोटी इकाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज की। दो थ्योरी है, तो हर बुक वाला अपने हिसाब से इसको क्या करता है, इंटरप्रिटेट करता है। अगर आपसे पूछे तो आप सीधा बता सकते हो कि सब इसमें दो थ्योरी काम करती है। पहली थ्योरी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की है कि भाई वो सरदार थे इसलिए वो धर्म की बजाय पंथ वर्ड यूज किया। और दूसरा रीजन, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई धर्म के पंथों में डिवाइड है, इसलिए ये कहा है कि अगर धर्म ही नहीं होगा तो पंथ भी नहीं हो सकता। ठीक। फिर एक केस आया, SR बोमैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पंथ निरपेक्षता है यानी सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा। आगे बात समझिए, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत ढांचा। फिर इसके बाद में 2003 में एक केस आया जिसका नाम है अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, धर्म दो प्रकार का होता है। सेकुलरिज्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया कि राज्य ये कहता है सरकार के हमारे को धर्म से कोई लेना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम करो। और पॉजिटिव चीज का मतलब होता है कि सरकार सभी धर्मों को क्या मानता है, समान मानता है और उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है। जैसे एक बात बताओ, राम मंदिर बना, किसने बनाया, वहां के पुजारी जी ने। फिर वहां के पुजारी जी ने बनाया, फिर किसने बनाया, सरकार ने बनाया। फिर राम मंदिर किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्यों बनाया, इस अरुणा राय के केस की वजह से। इस अरुणा राय के केस की वजह कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं। सरकार को पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाना पड़ेगा, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। और इसका मतलब कि सभी धर्मों को क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। आगे बात समझ। तो ये अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2003 का। अब जब आप पेपर देने जाते हो, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपसे पता है क्या पूछा जाता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ऑप्शन देता है, पहला अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा दे देता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा दे दिया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और चौथा दे दिया नन ऑफ अबव। क्या उत्तर होगा,
तो ध्यान रखना। फिर आप ये देखो कि यार धर्म से संबंधित कौन सा है, तो ध्यान रखना इसमें ये कहा है पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात कही है, और इसमें इसमें कहा है एसआर मम्मैया वाले केस में। आगे बात समझ, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, और तीसरा सेक्युलर। चौथा आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक स्टेट कौन सा होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और ऑफ द पीपल। सरकार के द्वारा, सरकार की यानी जनता के लिए चुनी हुई सरकार। किसका है ये, किसने दी है डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, इब्राहिम लिंकन की। ये डेफिनेशन किसकी है, अब्राहम लिंकन की दी है ना। ये डेमोक्रेटिक स्टेट होता है। कहां से अडॉप्ट किया है हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम, अरे भाई इंग्लैंड से। पहली शर्त यही थी कि भारत डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा। आजादी की शर्त क्या थी, डेमोक्रेटिक स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेमो क्या, रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक स्टेट कौन सा होता है, कौन सा होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को इलेक्ट किया जाता है, चुनाव किया जाता है, उसको हम रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, वो रिपब्लिक स्टेट होता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है या कोई परमानेंट है, किम जोंग की तरह है, किम जोंग के चुनाव होते हैं क्या, किम जोंग फाइनल अथॉरिटी है, नहीं। तो कुछ एक होते हैं किम जोंग जैसे, जो शासन करने के लिए पैदा होते हैं। जैसे रूसिया में व्लादिमीर पुतिन है, ये क्या था, पहले प्रधानमंत्री बना। तो जैसे अमेरिका में सिस्टम है ना कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वैसे ही रसिया में सिस्टम है कि 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री। तो जब 2 बार जो प्रधानमंत्री था और दूसरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस वक्त इसने अमेंडमेंट किया और ये कह दिया कि अब प्रधानमंत्री की जगह शासक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, और फिर खुद प्रेसिडेंट बन गया। आगे बात समझ में, तो यानी कुछ आदमी क्या करने आते हैं, सत्ता शासन करने आते हैं, है ना। तो ये तो क्या हो गया भाई, बनाने वाले कौन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमेबल को देखिए, बनाने वाले कौन, ये सोर्स हो गया, है ना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर हो गया कि किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और तीसरी बात क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इसमें हम लोगों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, किसके लिए, इसके भारतीयों के लिए, है ना। यानी इसके, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम सिक्योर कर रहे हैं, किसके लिए, टू ऑल इट्स सिटीजन्स। यानी इन लोगों के लिए हम कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं।
तो सबसे पहले न्याय की बात, जस्टिस की। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं जस्टिस। कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कि सभी लोगों के पास में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए। बनाए कि नहीं बनाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल। तो फंडामेंटल राइट पढ़ते हो आप, तो क्या लिख रखा है कि SC ST और OBC जो समाज का कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं, आरक्षण का प्रावधान करें। तो ये आरक्षण क्या है, दिस इज सोशल जस्टिस। क्या है, सामाजिक जस्टिस। महिलाओं और बच्चों को पुरुषों से ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्यों, सोशल जस्टिस, कि वो समाज में एक बराबरी के स्तर पर आए। आगे बात समझ, इसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिकल जस्टिस। इसमें ये होता है कि सभी व्यक्तियों को क्या हो, उत्पादन के साधनों पर पहुंच होनी चाहिए। सरकार के पास उत्पादन के साधन होने चाहिए और सभी को समान रूप से सरकार क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। आगे बात समझ। इसी प्रकार पॉलिटिकल जस्टिस की, आता नहीं क्या, सीटों में आरक्षण नहीं कर रखा कि ये महिलाओं की होगी, ये SC की होगी, ये ST की होगी, ये कॉमन होगी। वो क्या है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिले, नेतृत्व मिले, इसलिए वो आरक्षण करें। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, जस्टिस की। और वो कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। लेकिन ये सब क्या हो गया, वही पुरानी बात कि जो एक बार बन गया वो ये सोचता है कि मैं राजा हूं, कोई सीट छोड़ना ही नहीं चाहता। कि भाई आप गए, दूसरे को भी आड़े दो नंबर, आने नहीं देते। नीतीश कुमार फिर 20वीं बार बन गया, छोड़ता ही नहीं। लाइक, ये हालत। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लिबर्टी की। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। किस चीज की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप एंड वर्कशिप। कि हर आदमी को सोचने की, बोलने की नहीं, विश्वास करने की, फेथ करने और पूजा करने की क्या होगी, स्वतंत्रता। ठीक है। और उसके बाद में आता है इक्विलिटी। किसकी, दो चीजों की इक्विलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो पहला क्या आ गया, संविधान में सबसे पहले क्या आ गया, सोर्स आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बेबल में सबसे पहले क्या आ गया, सोर्स आ गया। दूसरा क्या आ गया,
कि हमारा देश किस नेचर का बनेगा, ये बात आ गई। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट या उद्देश्य से हम इसको बना रहे हैं। क्या? किस ऑब्जेक्ट या उद्देश्य से हम इसको बना रहे हैं। तो किस उद्देश्य से बना रहे हैं? तो सबसे पहले जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। दूसरा लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप और अपॉर्चुनिटी। किस चीज की? यानी इक्वलिटी। अब एक बात बताओ, कई बार आप जब जाते हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि संविधान में क्षमता का अधिकार है या समानता का अधिकार है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें समता का अधिकार दिया हुआ है या समानता का दिया हुआ है? इक्वलिटी का है या सिमिलरिटी का है? क्या अंतर होता है? समानता का अधिकार नहीं है। समानता का मतलब तो ये हो गया कि सभी के साथ समान ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। समता का मतलब होता है इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट है? समता का अधिकार है, न कि समानता का अधिकार। तो जब भी कहीं बात हो तो समता का अधिकार बताना है, न कि समानता का। आगे बात समझ में? यानी इक्वल के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट का। अब ये तो हो गया क्या? तो एक बात बताओ, किसी के पास में कुछ चीज आ जाए, आपको राइट दे दी, और कल को जरूरत पड़े देश के लिए, उन राइटों को खत्म किया जा सकता है क्या? भाई आपके पास में खेत, सरकार को उस खेत की जरूरत, तो आप रखोगे कि सरकार को दोगे? है? आप कहो नहीं साहब मेरे दादाजी का है, पुश्तैनी है, मैं तो नहीं दूं। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े की संभावना है कि नहीं? तो एक तो हो गया देश हित और एक हो गया पर्सनल इंटरेस्ट। है? दोनों में क्या फर्क है? देश हित और पर्सनल इंटरेस्ट में क्या फर्क है? तो देश हित और व्यक्तिगत हित में टकराव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? एक बार चाइना में क्या हुआ कि चाइना में माओवादी, माओ था ना, मांगतेस्क्यू माओ, उसको ये बात पता चली कि हमारे देश में लोग छोटे छोटे गुट बना रहे हैं, और ये गुट बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो। तो मांगतेस्तु तुंग ने एक जनरल फरमान जारी किया, और उसने ये कहा कि नए नए फूल खिले और नई नई विचारधारा पनपे। ये एक स्लोगन दिया उसने। और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को अपनी अपनी बात कहनी है वो कब मंच पे आओ और मेरे को बताओ, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो करीब 10-20 हजार व्यक्तियों को, एक जो भी थे, सबको इकट्ठा कर लिया, और फिर करके गेट बंद, और वो कब मार दो सब, सबके गोली मार दी। उसके बाद में दूसरे दिन अखबार में आया कि भाई सांपों को मारने से पहले बिल से बाहर निकालना जरूरी था। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने तो खुद ने ये पहल की थी कि ये, वो कहा कुछ नहीं भाई, सांपों को मारने से पहले क्या करना था? बिल से बाहर निकालना था, तो बिल से बाहर निकले तब मार दिया। बस इतना सा है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट में तो ऐसा नहीं हो सकता।
जो सांप पनपेंगे वो पनपेंगे, उनको आप कहाँ से रोक सकते हो? और पनप ही रहे, बताओ। तो ये इसलिए इन्होंने कहा कि हम फर्टर्निटी बढ़ाएंगे। किस चीज के लिए? वह व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, और कि टू प्रमोट अमंग them all fraternities, assuring to क्या dignity of individual and unity and integrity of the nation। समझ गए? कि देश की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा के बीच में सामंजस्य बना रहे, इसलिए हम क्या करेंगे? फर्टर्निटी पढ़ाएंगे। आगे बात समझ में? फर्टर्निटी क्यों बना रहे हैं? केवल और केवल व्यक्तियों के बीच, यानी दोगे ना व्यक्ति की गरिमा। आगे बात समझ में? एकता और अखंडता। तो पहला क्या हो गया? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्ति की गरिमा होगी। और दूसरा डिग्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी देश। तो ये एक तो हो गया लोकहित और एक हो गया पर्सनल हित। इन दोनों के बीच में क्या ना हो? टकराव पैदा ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे? फर्टर्निटी बढ़ाएंगे, बंधुता बढ़ाएंगे। इसलिए फिर हम क्या करते हैं? दिनांक 26 नवंबर 1949 संविधान कब अडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर। इस दिन को क्या बोलते हैं? विधि दिवस। कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब होता है? 26 नवंबर। 26 जनवरी नहीं, रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को तो। और कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ये जो बम तैयार कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? ये 200 बम तैयार हो रहे थे, इसी के लिए 26 नवंबर को मनाने के लिए तैयार किए जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के लिए। लेकिन हम भाग्यशाली थे जो बच गए। नहीं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब होता है? कई बार पूछ ले भी देते हो कि विधि दिवस या लो डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब होता है? 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को होता है। फिर हमने क्या किया? इसे अडॉप्ट किया। है? फिर दूसरा, इसे एनेक्ट किया। एनेक्ट का मतलब होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट होते हैं: जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, और साथ में सिटीजन, पर्सन। इन 4 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं। तो इसे अंगीकृत करना कहते हैं। और फिर बनाने वाले कौन थे? भारत के लोग। स्वीकार करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले कौन? तो इसको बोलते हैं गिव टू आवर सेल्स, यानी हमने ही बनाया और हमने अपने आप को दे दिया। इसको बोलते हैं आत्मार्पित। समझ गए? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में क्या है? सोर्स, दूसरा नेचर, तीसरा ऑब्जेक्ट, फिर सामंजस्य, कॉम्बिनेशन वो उनके बीच में। इसके लिए फर्टर्निटी बढ़ाएंगे, और इसलिए फिर 26 नवंबर 1949 को क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। आगे अडॉप्ट एनेक्ट और गिव टू आउटसाइड, यानी हमने ही हमारे को वापस। ये संविधान का सोर्स।
फिर यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बेबल है, याद हो जाएगी। नहीं, आप कोई दिक्कत थोड़ी आएगी प्रेम्बेबल अगर आपसे कोई पूछे, 4 पार्टों में बांट करके सीधे सीधे बोलना है। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि भाई ये जो प्रेम्बेबल है, उद्देश्य है, वो संविधान का पार्ट है या नहीं, पार्ट है कि नहीं है। मैं जब जेलों का इंटरव्यू देने गया तो व्यास जी थे इंटरव्यू लेने में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट व्यक्ति थे। जब मैंने उनको देखा तो मेरे को लगा कि भाई मामला बन जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछेंगे तो मेरी ठीक है स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एपीपी तो था, लेकिन ये था कि भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये थोड़ी है कि सिलेक्शन तो करो छोड़ दो बात की बात है। तो मेरे से उन्होंने यही पूछा कि भाई एक बात बताओ, सॉरी एपीपी के अंदर था ये, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग है कि नहीं है। जब मैं, हाँ सॉरी, एपीपी का इंटरव्यू देने गया तब मेरे से जो एक्सपर्ट था वो एनएलयू से आया था। तो उस एनएलयू ने, मैं ऐसे आए हुए एक्सपर्ट ने मेरे से ये बोला कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और संविधान का सबको नॉलेज होना चाहिए। वैसे संविधान आपके सिलेबस का भाग नहीं है, आप कहो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लूं क्या, आपको कंफर्ट रहे तो। फिर मैंने भी सोचा कि भाई ये तो नौकरी देने ही आया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लीजिए। तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं और भारत का। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बेबल संविधान का अंग है या नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि सर बेरूबारी 1960 के केस में इसे संविधान का पार्ट नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में इससे क्या माना, भाग माना। ठीक। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो दो चीजें होती है, एक होती है इंटरनल हेड और एक एक्सटर्नल हेड। तो सबसे पहले इंटरनल हेड से निर्वचन होता है, और उससे नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे क्या, इंटरप्रिटेशन पे। तो एक्सटर्नल हेड से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। अगर संविधान का भाग है तो क्या होगा, इंटरनल हेड होगा, और संविधान के इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। अदरवाइज, बस ये क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद में फिर उसने पूछा ही नहीं। फिर एक लास्ट में ये पूछा, अच्छा ये बताइए एस्ट्रोपल कितने प्रकार का होता है। फिर मैंने कहा सर एस्ट्रोपल 2 प्रकार का होता है। फिर मेरी तरफ क्यों देखा कि इतना बढ़िया उत्तर देने के बाद 2 प्रकार का क्यों बता रहा है, 2 टाइप्स का। तो फिर मैंने कहा कि सर एस्ट्रोपल बाय लो और एस्ट्रोपल बाय इक्विटी, और एस्ट्रोपल बाय लो 3 प्रकार का होता है। आगे बात समझ, कौन कौन सा, एस्ट्रोपल बाय रिकॉर्ड, एस्ट्रोपल बाय डीड और एस्ट्रोपल बाय कंडक्ट। हाँ अब ठीक है। नहीं, एकेडमी में नंबर कम होते हुए भी रैंक आई थी मेरी नहीं, यानी एकेडमिक के क्या थे, 15 नंबर थे, और 85 नंबर किसके थे, एंड्रू के थे। यहाँ तो मेरे पास 3 ही नंबर थे, हो गए, तो भी रैंक आ गई थी। तो कई बार होता है ना। दूसरा क्वेश्चन एक प्रेम में बल से और पूछते हैं
कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? आगे बात समझ। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय हो जाए। किसमें? केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के केस। तो ये आपकी प्रेम्बल थी। प्रेम्बल में सबसे पहले सोर्स, दूसरा नेचर। नेचर में सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फर्टर्निटी। क्यों? कि पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में सामंजस्य। और लास्ट में हमने, और फिर दो क्वेश्चन इसके बाद, कौन कौन से, कि पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा हो सकता है। ठीक है, बाकी जो भी है रिटर्न में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। उसके बाद बाकी अपन कल करते हैं। अब 5 मिनट बाद में अपन BNSS देखेंगे। आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ आपको, है ना।